हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज का हमारा सेशन है मॉक टेस्ट नंबर 9। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी इशू होता है टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लेना। आपको जो भी चीज़ चाहिए होती है मुझे आपको मिल जाएगी। और आज हमारा है न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी, मतलब इसमें मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम लोग करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं कि इस आज का भी जो सेशन है, एक सेकेंड रुको जरा। आज का जो सेशन है इज मोर इंक्लाइंड टू वर्ड्स। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आज के सेशन में ज़्यादा इंक्लिनेशन किसकी तरफ है, वो है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आपका ब्लड रिलेशन, आपका एवरेजेस, उसके बाद आपका नंबर सिस्टम, आपका परसेंटेज, ठीक है, नंबर सीरीज, आपका इनमें ज़्यादा मतलब परसेंटेज जो है आज इस चैप्टर का जो है वो रहेगा। ठीक है, अब मुझे पता है आपको किस तरीके से पढ़ाना है, किस सेशन में आपको क्या चीज़ें रखनी है, किस में आपको प्रॉब्लम होती है, किन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है, मुझे सब पता है। वो सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, तो पहले में क्या बोला गया है, पहले में बोला गया है नो ए इज बी। ठीक है, क्या बोला गया है, नो ए इज बी। तो मतलब मैंने ये बना लिया ए, ठीक है, और मुझे एक बी भी बनाना है, तो यहां पे मैंने बना लिया बी। इन दोनों में कैसा रिलेशन दिया है, नो का। मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, लेकिन कैसा रिलेशन है, नो का। जब नो का रिलेशन है तो मैंने यहां पे क्या मार दिया, काटा मार दिया। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, ए, ये मेरे पास क्या था, बी। आगे मुझे बोला है ऑल सी आर ए, मतलब सारे के सारे सी जो है वो बी है, सॉरी, ऑल सी आर बी। तो सारे के सारे सी जो है वो बी है। इसका मतलब इसके अंदर क्या आएगा, मेरे पास सी आएगा। ये बन गया इस हिसाब से। अब देखो, आपका कंक्लूजन क्या दिया है, नो सी इज ए। मतलब क्या सी और ए के बीच में कोई नो का रिलेशन है या नहीं। आपको पता है ए और बी के बीच में नो का रिलेशन है। अब बी के बीच में ही तो सी आ रहा है, इसका मतलब सी और ए के बीच में भी नो का रिलेशन डायरेक्ट होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है सम ए आर सी, कुछ ए जो है वो सी होंगे। अब ए और सी में सम का रिलेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, ए और सी में जो है वो सम का रिलेशन नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से यहाँ पे समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ भी आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी कि ऑल सी आर बी। यहाँ पे कई लोग गलती पता क्या करते हैं कि सी को बाहर बना देते हैं और बी को अंदर बना देते हैं। ठीक है, ऐसा कर देंगे कि ऑल बी आर सी। ये गलती मत करना कि ऑल सी आर बी है, कि सारे के सारे सी जो है वो बी है, मतलब सारे के सारे सी जो है वो बी के अंदर आएंगे। इस तरीके का आपका रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आपका आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 जो है वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। लास्ट टाइम भी जो मैंने सेशन लिया था ना, सेशन नंबर 8, ध्यान से देखना। ये था क्वेश्चन नंबर 8, मतलब लास्ट का सेशन का। और वहां पे मेरे से एक गलती हुई थी। गलती क्या हुई थी, मैंने इसको ए पढ़ा था। अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो मैंने बोला क्या है, मैंने बोला है सम डी आर ए, और मैंने ये बोला है कि ए और डी का जो है वो कोई भी रिलेशन नहीं है, तो मैंने इसको क्रॉस किया था। ठीक है, लेकिन मेरे पढ़ने में यहाँ पे गलती हुई थी। यहाँ पे था क्या, बी। इसका मतलब उसने बोला क्या है कि सम डी जो है वो बी होंगे, तो कुछ डी जो है वो बी है, बिल्कुल सही है। तो मेरा ये क्या हो जाना था, करेक्ट हो जाना था। इसका मतलब 1 और 2 जो है वो फॉलो करना था, तो ये फॉलो करना था। उसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैंने कमेंट्स में पिन कर दी है। ठीक है, मैंने पिन जो है वो कर दिया है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। लेकिन अगर मैंने इसको ए ही कंसीडर किया है तो मैंने जो सोल्यूशन दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने ए कंसीडर किया था, गलती से मैंने बी को ए पढ़ा, तो मैंने जो उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन दी थी वो बिल्कुल सही थी। उस हिसाब से हमारा सिर्फ 2 ही फॉलो करता। ठीक है, तो ये आपका डाउट था, मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ गया, ऑल वुड आर चेयर्स। तो सारे के सारे वुड जो है वो चेयर्स हैं, तो ये मेरे पास वुड आ गया। सारे के सारे वुड जो है वो चेयर है, तो मैं ऐसा लिख लेता हूं, ये मेरे पास वुड आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, चेयर। उसके बाद ऑल चेयर्स आर ब्लू, सारे के सारे चेयर्स जो है वो क्या है, ब्लू है। तो मतलब सारे के सारे चेयर्स मैंने क्या कर लिया, ये मैंने ऐसे बना दिया कि सारे के सारे चेयर्स क्या है, ब्लू है। नो चेयर इज अ टेबल। अब आप यहां पे देख पा रहे हो कि चेयर का रिलेशन किसके साथ है, टेबल के साथ, लेकिन नो का। किसका, चेयर का रिलेशन किसके साथ, टेबल के साथ, लेकिन नो का रिलेशन। तो मैं क्या करूंगा, चेयर का रिलेशन किसके साथ बनाऊंगा, टेबल के साथ, लेकिन नो का। तो यहां पे मैं कहीं टेबल ले लेता हूं। चेयर का रिलेशन टेबल के साथ तो बना, लेकिन कैसा, नो का। तो बीच में मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। यहां पे टेबल लिख लेता हूं। अब मुझे बोला गया है क्या, सम टेबल्स आर ब्लू, कुछ टेबल जो है वो ब्लू होंगे। अब टेबल के बीच में और ब्लू के बीच में कोई भी सम का रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा। जब सम का रिलेशन नहीं दिख रहा तो ये वाली क्या हो जाएगी, कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, नो वुड इज अ टेबल, मतलब वुड और टेबल के बीच में नो का रिलेशन। अब आप देख पा रहे हो कि इसमें ये सी क्या था, चेयर, सॉरी, हाँ, चेयर और टेबल के बीच में क्या है, नो का रिलेशन। और चेयर के अंदर ही वुड आ रहा है। जब चेयर के साथ टेबल का रिलेशन है तो मतलब वुड के साथ भी तो होगा। ये ऐसा हो गया, मान लो मैं अलग से डायग्राम यहां पे बनाता हूं। ये चेयर मैंने बनाई और यहां पे मैंने क्या बना दिया, टेबल बना दिया।
ध्यान से देखना, ये चेयर और टेबल के साथ अगर नो का रिलेशन है तो चेयर के अंदर ही क्या आ रहा है, वुड। अगर सारी की सारी चेयर्स का रिलेशन है तो इसके अंदर जो भी होगा उसका भी रिलेशन होगा किसके साथ, टेबल के साथ। कैसा, नो का। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो दूसरा वाला ट्रू हो गया। सम ब्लू आर वुड, कुछ ना कुछ ब्लू जो है वो वुड होगा, बिल्कुल सही बात है। ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लू भी है और वुड भी है, इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, तो आपको क्या दिखा, कंक्लूजन 2 और 3 जो है वो दोनों फॉलो कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, दोनों आपकी फॉलो कर रही है। आशा करूंगा कि आपको ये कंसेप्ट जो है अभी समझ आया होगा सिलॉजिज्म का, किस तरीके से चीजें चलती हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एजिस का। अब सर एजिस तो मेंशन नहीं है, कभी कभार पता क्या होता है चीजें। अब ये एजिस वाला क्वेश्चन ना आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन में भी पूछ सकते हैं। जो एजिस वाला क्वेश्चन है वो आपका लीनियर इक्वेशन में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपके सिलेबस में लीनियर इक्वेशन मेंशन होता है, अगर आपके सिलेबस में रेशियो प्रपोर्शन मेंशन होता है, तो इसके आने के चांसेस होते हैं। और ऑल्दो ये मुश्किल तो है नहीं, तो मतलब अगर क्वेश्चन बीच में आ गया है तो मैं नहीं चाहता कि इसको मतलब छोड़ दूं और ना करवाऊं को, बाकी एग्जाम्स के लिए भी तो हेल्पफुल रहेगा ही। वैसे तो क्या बोला गया है, द प्रेजेंट एज ऑफ उस्मान एंड ट्रेविस आर इन द रेशो 5:4। तो एक उस्मान है, एक है ट्रेविस, इनकी प्रेजेंट एजेस है 5:4। 3 साल बाद इनकी रेशो कितनी होगी, 11:9। ये हो गया 11, ये हो गया 9। अब मुझे खुद बताओ कि रेशो जो होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी। ठीक है, रेशो सेम मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए था। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 6 का डिफरेंस, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 5 का डिफरेंस, इसका मतलब डिफरेंस सेम नहीं है, मुझे डिफरेंस सेम करना है। सेम डिफरेंस कैसे करते हैं, जो ऊपर डिफरेंस है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे डिफरेंस है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर डिफरेंस कितना है, 2, ऊपर 2 का डिफरेंस है तो नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सॉरी, ऊपर 1 का डिफरेंस है तो मैं 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। नीचे कितने का डिफरेंस है, 2, तो मैं ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। जब मैं ऐसा कर देता हूं, अब मेरे पास रेशो कितनी बन जाती है, ये बन जाता है 10 और 8, ये बन जाता है 11 और 9। अब मेरे पास क्या हो गया, अब आप देख पा रहे हो रेशो जो है वो सेम आई, डिफरेंस सेम आया, मतलब 1 का और 1 का। अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि 1 का जो डिफरेंस आया वो किसके बराबर है, 3 साल, क्योंकि बोला क्या है उसने, 3 साल बाद। तो 1 का जो है वो 3 साल के बराबर है। मुझे पूछा है ट्रेविस की प्रेजेंट एज, तो ट्रेविस ये था, ट्रेविस की प्रेजेंट एज 8 × 3। अगर एक रेशो जो है वो 3 के बराबर है तो 8 रेशो किसके बराबर हो जाएगी, 8 × 3 मतलब 24 साल। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका शॉर्टकट करने का, देखो ध्यान से सुनना, इसको शॉर्टकट करने का क्या तरीका था। क्या बोला गया है कि ट्रेविस और उस्मान और ट्रेविस की एज जो है वो 5:4 है। मुझे ट्रेविस की एज निकालनी थी, तो ट्रेविस की एज क्या है, 4 का मल्टीपल। तो पहले मतलब जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। 27 आंसर नहीं हो सकता, यहां से मैं कंफर्म हो गया। 3 साल बाद ट्रेविस की एज जो है वो 9 का मल्टीपल होनी चाहिए थी। 3 साल बाद 9 का मल्टीपल, तो अगर मैं इसको 3 साल बाद करूं तो ये कितना बनता है, 43। 43 9 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो नहीं हो सकता। ये 3 साल बाद कितना है, 39। 39 9 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, नहीं हो सकता। ये 3 साल बाद एज कितनी बचेगी, 27। तो 27 9 का मल्टीपल है क्या, बिल्कुल है, तो आंसर मेरा आ गया 24। ठीक है, डी पार्ट। ये मैं मतलब मैं अगर पर्सनली बोलूं ना आपको, तो मैं कैसे सॉल्व करता हूं ऐसे क्वेश्चंस को, मैं इसी तरीके से सॉल्व करता हूं। मैं कभी भी जिंदगी में ना लीनियर इक्वेशन बनाता हूं, वो इक्वेशन कभी नहीं बनाता कि एक्स हो गया फिर 4x इसकी एज हो गई, उसके बाद 3 साल ऐड करूंगा, उनकी रेशो बन जाएगी 11:9। ऐसा तो मैंने कभी जिंदगी में इसका सवाल नहीं किया। या तो मैं ये मतलब प्रोसेस अपनाता हूं, और दूसरा प्रोसेस मैं यही अपनाता हूं कि रेशो से ही मैं देख लेता हूं कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, फिर इतने साल बाद 9 का मल्टीपल होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम 90% क्वेश्चन में मेरा वो इस तरीके से निकल जाता है। जिस 1% में 10% में नहीं निकलेगा उसमें मैं ये वाला मेथड जो है वो अप्लाई करूंगा। आगे चलो, नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बहुत मतलब अजीब अजीब से क्वेश्चन है, ये जानबूझ के मैंने रखे हैं क्योंकि आपका लेवल जो है वो इंक्रीज करना है। जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं, किसी भी समय आपका पेपर जो है वो लेवल इंक्रीज हो सकता है, मैथ्स और रीजनिंग का भी। इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन्स देयर आर 2 कपल्स। 8 फैमिली पर्सन है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले 8 पर्सन है, ये मुझे याद रहेगा, और 2 मेरे पास कपल्स है, तो ट्वाइस ऑफ सी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ईच हैविंग 2 चिल्ड्रन। अब ये 2 कपल्स है ना, हर एक के 2-2 बच्चे हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, एक कपल और दूसरा इसके साथ यहां पे आएगा। अब एक कपल यहां पे भी हो सकता है वो कपल जो है वो यहां पे ऊपर वाले जनरेशन में भी हो सकता है वो कपल जो है वो नीचे वाले जनरेशन में भी हो, कहीं पे भी हो सकता है, मुझे अभी नहीं पता। लेकिन हर एक के 2 बच्चे आएंगे, मतलब इसके भी 2 बच्चे होंगे, इसके भी 2 बच्चे होंगे, इस तरह से कुछ मेरा बनने वाला है। ये मैं रफ एक आपको आइडिया सिर्फ दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद सी और डी जो है वो कजन ब्रदर्स हैं, तो मैं अभी तक नहीं बता सकता कि सी कहां आएगा, डी कहां आएगा। ये मुझे पता है कि एक कपल का बच्चा अगर सी होगा तो दूसरे कपल का बच्चा क्या होगा, डी होगा, तभी वो क्या बनेंगे, कजन ब्रदर्स बनेंगे। और कजन ब्रदर्स हैं कि क्या है, कजन ब्रदर बनेंगे। और वो भी तब जब आपस में कपल्स का भी कुछ भाई बहन का लेना देना होगा। कपल्स का इन द सेंस कि एक कपल होगा ना ये, और दूसरे कपल का यहां पे इसके साथ
ये जो दूसरा कपल होगा, एक कपल का हस्बैंड या दूसरे कपल का हस्बैंड जो है वो आपस में या तो बाई होंगे या तो एक की वाइफ जो है वो दूसरे का मतलब दूसरे का क्या होगा, ब्रदर होगा या सिस्टर होंगे, कुछ इस तरीके से कुछ लेना देना होगा, तभी ये क्या बनेंगे, आपस में कजन ब्रदर्स बनेंगे। कुछ इस तरीके से मेरा बनने वाला है। ठीक है, तो अब मुझे ये पता चल चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे बनेगा कुछ, और इसके क्या होंगे, 2 बच्चे होंगे, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, इसके भी 2 बच्चे हैं, इसके भी 2 बच्चे होंगे। ये मेरे पास बन चुका है। एक का बच्चा क्या है, सी, तो यहां पे लिख लेता हूं। एक का बच्चा है डी, तो यहां पे लिख लेता हूं। लेकिन ये दोनों क्या होने वाले हैं, कजन ब्रदर्स, तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इतना मेरे को पता चल चुका है। इतना अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन आपका आसान हो गया। अब देखो, बोला गया है द फादर ऑफ ई इज मैरिड टू जी। अब जो ई का फादर है वो जी से मैरी किया है, तो मैं मान लेता हूं कि ई यहां पे है। मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं अभी, ई में यहां पे भी मान सकता हूं और ई में यहां पे भी मान सकता हूं। अगर मैं ई में यहां पे मानता हूं राइट साइड पे, तो क्या बोलता है, फादर ऑफ ई इज मैरिड टू जी। इसका मतलब उसकी शादी किससे हुई होगी, जी से हुई होगी। जो ई का फादर है, ई का फादर यहां पे आएगा, इसका मतलब यहां पे उसकी मदर होगी। ये पॉसिबिलिटी है। पहले मैं इसी पॉसिबिलिटी से डायग्राम बनाता हूं। अगर नहीं बनी मेरी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बनेगी कि नहीं बनेगी, अगर नहीं बनी तो फिर मैं ये वाली पॉसिबिलिटी भी लेके चलूंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। फादर ऑफ ई इज मैरिड टू जी, वो आ गया मेरे पास। हु इज द आंट ऑफ एफ, जो कि एफ की क्या है, आंट। तो ये जी जो है वो एफ की आंट कैसे बन सकती है कि एफ अगर यहां पे आए, तो यही पॉसिबिलिटी है मेरे पास, तो ये मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, एफ सब मदर एच इज मैरिड टू बी। एफ की जो मदर है एच, वो बी से मैरिज करती है। मतलब मैं यहां में मान सकता हूं कि एफ की मदर जो है एच, वो बी से मैरिज करती है। तो यहां पे मैंने मान लिया एफ की मदर एच है, मतलब ये मदर होगी, ये मेरा क्या हो गया, एफ का क्या हो गया, ये फादर हो गया। आगे बोला है द ब्रदर ऑफ ए। अब ये जो बी के बारे में बात की गई है ना, बी जो है वो ए का ब्रदर है। अब ए तो मेरे पास कहीं बचा ही नहीं सर, इसका मतलब ए यहां पे आएगा, इसका मतलब एच यहां पे ना होके यहां पे बी होगा, तभी तो बी ए का ब्रदर बनेगा, और एच कहां पे आएगा, यहां पे। तो इस तरीके का कुछ ये डायग्राम जो है वो बनने वाला है, आपको दिखने वाला है। अब दोबारा से जरा शुरू से देखो कि आपको फिगर जो है वो समझ आई कि नहीं आई। सी एंड डी जो थे वो कजन ब्रदर्स थे, सी और डी जो है वो कजन ब्रदर्स हैं, बिल्कुल सही बात है। द फादर ऑफ ई इज मैरिड टू जी, जो ई का फादर है, ई का फादर कौन आ गया, ए, वो जी से मैरिज करता है, बिल्कुल सही बात है। जी जो है वो आंट है एफ की, तो जी यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे अगर मैं देखूं जी क्या आ गई, एफ की आंट आ गई, बिल्कुल सही बात है। आगे एफ की जो मदर है एच, एफ की मदर कौन आ गई, ये एच आ गई, ठीक है। इज मैरिड टू बी, उसकी शादी बी से हुई है। बी जो है वो क्या है, ब्रदर है ए का, तो बी ए का क्या आ गया, ब्रदर आ गया, बिल्कुल सही। सी इज द नेफ्यू ऑफ एच, सी जो है वो एच का क्या है, सी इज द नेफ्यू ऑफ एच। अब यहां पे हो गई हमारी गड़बड़, एक सेकंड रुको जरा। सी इज द नेफ्यू ऑफ एच, इसका मतलब कि फिर यहां पे सी नहीं आएगा, फिर डी यहां पे आएगा और सी यहां पे आएगा। अब समझो, अब आया सही। ठीक है, सी और डी अब भी तो कजन ब्रदर ही है, लेकिन सी जो है वो एच का नेफ्यू है, तो इसका मतलब यहां तो बेटा बन रहा था ना, तो यहां ये नहीं आ सकता था, सी कहां जाता, उस तरफ जाता, मतलब दूसरे कपल का बेटा बनता। इतना समझ आ गया, ये आपका कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन। अब पूछा गया है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए जो है वो डी से कैसे रिलेट कर रहा है। तो ए जो है वो एक जनरेशन ऊपर आ रहा है, जब एक जनरेशन ऊपर आ रहा है तो मेरा ब्रदर नहीं हो सकता, नेफ्यू मेरा कभी आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब आंसर या तो फादर होगा या तो अंकल होगा। अब डी और ए आपको सामने दिख पा रहा है कि अंकल बनेगा, ए क्या बनेगा, अंकल बनेगा, फादर क्योंकि उसका क्या है, बी है। तो देखा आपने कैसा ये सवाल जो था आपके दिमाग के साथ खेलने वाला सवाल था। अगर आप ये नहीं सोच पाते यहाँ से कि सी और डी कजन सिस्टर मतलब कजन ब्रदर्स हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों कपल्स में भी एक बंदा ऐसा होगा जो आपस में भाई बहन का रिलेशन जो है वो रखता होगा। ये आप अगर नहीं समझ पाते तो यहाँ से डायग्राम की पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि 2 3 4 पॉसिबिलिटीज आपको बनानी पड़ती और वहाँ से आपका आंसर निकलता, फिर आपके लिए बहुत लेंथी हो जाता। नेक्स्ट टाइम से ऐसा सवाल आएगा तो आपको ये याद रहेगा कि इस टाइप का कुछ होगा। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। सीरीज दे रखी है मुझे 2, 6, 12, 20 और 30। इसके आगे मुझे नेक्स्ट नंबर जो है वो निकालना है। अब यहां से आप देख पा रहे हो कि सर सबसे पहले तो मैं डिफरेंस ही देखता हूं, क्यों, क्योंकि आंसर भी मेरा पास है ना, मतलब पास पास है, तो मैं डिफरेंस देखता हूं। डिफरेंस देखा तो मेरे पास 4 का डिफरेंस आया, यहां डिफरेंस देखा तो 6 का डिफरेंस आया, यहां डिफरेंस देखा तो 8 का आया, यहां आया तो 10 का। तो पता चल गया सर 4, 6, 8, 10, इसका मतलब आगे 12 का डिफरेंस होगा, इसका मतलब आगे 42 होगा। आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ो, ये आपका आ गया मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या बोला जा रहा है, ऑन अ फॉर्म देयर आर चिकन्स एंड काउज, चिकन्स भी है और काउज भी है, द टोटल हेड्स इज 50। मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं चिकन प्लस काउज, क्योंकि टोटल हेड तो एक एक ही होता है दोनों का, तो दोनों के सिर मिला के कितने बनेंगे, 50। एंड टोटल लेग्स जो है वो 140 होंगी। अब 4 टाइम्स चिकन, क्योंकि चिकन की कितने 4 टाइम्स काउ, या फिर ऐसा लिखता हूं चिकन की कितने लेग्स होती हैं, 2, तो 2 टाइम्स चिकन प्लस 4 टाइम्स काऊ मिला के जो है वो किसके बराबर बनेगा, मेरे पास 140 के बराबर बनेगा। मुझे पूछा गया है कि कितनी काउज होंगी।
क्या पूछा गया है, कितनी काउज होंगी। अब मुझे पता है कि मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे यहाँ से चिकन्स को निकालना पड़ेगा किसी तरीके से। तो चिकन को अगर मुझे यहाँ से निकालना है तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स चिकन 2 टाइम्स काऊ, और हम 50 इंटू 2 यहाँ पे कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। अब मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं जरा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 2 टाइम्स काउ इक्वल्स टू 140 माइनस 100, जो कि कितना बन जाएगा, 140 माइनस 100 मतलब 40 बन जाएगा। तो काउज कितनी आ जाएंगी, 40 डिवाइडेड बाई 2, तो कितनी आ गई, 20। तो कितना आंसर हो जाएगा, कितनी काउज होंगी, 20 काउज हो जाएंगी। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको चिकन पूछा होता तो अब आप किसी भी इक्वेशन में काउज की वैल्यू पुट करके चिकन का निकाल सकते थे। नेक्स्ट आपका एवरेज का सवाल है, क्या बोल रहे थे, एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट्स इज 53 kg। 49 स्टूडेंट्स है और एवरेज वेट कितना है उनका, 49 kg। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा 49 इंटू 53। ये कितना हो गया मेरे पास, टोटल सम हो गया। अब बोला गया है व्हेन अ न्यू स्टूडेंट इज एडमिटेड टू द क्लास, जब एक नया स्टूडेंट क्लास में आता है, जब नया स्टूडेंट क्लास में आएगा तो स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, पहले 49 थे, तो जब नया स्टूडेंट आया तो ये कितने हो गए, सॉरी क्या हाँ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 50 हो गए। अब बोला गया है कि एवरेज जो है वो 500 ग्राम से कम हो जाती है। इसका मतलब अगर एवरेज पहले 53 kg थी, अब 500 ग्राम कम हो गई, मतलब अभी एवरेज 52.5 kg हो जाएगी। तो ये मेरे पास आ गया सर क्या, न्यू सम मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे तो पता है क्योंकि मैं तो कैलकुलेटर से करूंगा, मैं क्यों करूंगा इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाता ही नहीं हूं। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है तो थोड़ा सा आपको टाइम वेस्ट होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2625। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 28 kg। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वो जो नया बंदा जो है वो जो नया आया होगा वो है। लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या माना कि पहले मेरे पास, यहां पे मैं साइड पे कर देता हूं आपके लिए, यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं एडवांस। अब देखो, ध्यान से देखो क्या चीज बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हाँ मतलब पहले कितने स्टूडेंट्स है, 49, और एवरेज वेट कितना था, 53 kg तो था मेरा एवरेज वेट था। अब जब मेरे पास क्या हुआ, न्यू स्टूडेंट आया तो वेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितना, 500 ग्राम्स, क्योंकि सारा का सारा केजीज में दिया है तो ये ग्राम में चल रहा है, तो ये मेरे पास नहीं चलेगा, इसलिए मुझे इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और ये जो था, कितने स्टूडेंट्स हैं अब हमारे पास, अब हमारे पास 50 हो गए। ठीक है, तो यहां से जरा सॉल्व करो इसको। 1 2 3 गए, 1 2 3 गए, 5 इंटू 5 25, तो 53 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये मेरा आ जाएगा आंसर। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं, अगर आप न्यू हो, अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, तब तो आप इसमें एडवांस हो चुके हो, तब तो आपको ये सारी चीज़ें हैं पता है, 10 सेकंड 15 सेकंड में एक सवाल निकाल के ले जाओगे। लेकिन अगर आप चीज़ें इसमें न्यू हो तो आप लोग मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके ये चेक कर सकते हो, एवरेजेस के लेक्चर वहां पे आपको मिल जाएंगे, वहां पे आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है अपने पास, सम बाइक्स आर कार्स। कुछ बाइक्स जो है, ये कुछ बाइक्स हैं और कुछ बाइक्स जो है वो कार के बराबर हैं, मतलब कुछ बाइक्स जो है वो कार्स हैं। तो मेरे पास ये आ गई बाइक्स, ये आ गई कार्स। सम कार्स आर ट्रक्स, ये कुछ कार हैं, ये किसके बराबर है, ये ट्रक के बराबर है, तो ये आ गया ट्रक्स। ये तो आसान सा सवाल है। मुझे पूछा गया है सम ट्रक्स आर बाइक्स, क्या सम ट्रक्स जो है वो बाइक्स हैं, क्योंकि ट्रक्स का और बाइक्स का आपस में डायरेक्ट रिलेशन मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनना, यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। नो बाइक इज अ ट्रक, बाइक और ट्रक का आपस में कोई भी नो का रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सर यहां पे मेरे पास क्या है, एक तो है कंक्लूजन 2 फॉलोज, ये तो हो नहीं सकता। यहां पे है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ये तो हो नहीं सकता। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, ये भी हो नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा आपका, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। अब देखो, यहां पे मैं आपको पूरा कंसेप्ट तो आइदर आर का नहीं समझा सकता, क्योंकि वो मैं आपको क्लास में ही समझाऊंगा, मतलब अलग क्लास में। यहाँ पे जो एमसीक्यू के बेसिस पे अब मैं जितना कंसेप्ट यहाँ पे समझा सकता हूँ समझाऊंगा। देखो अब यहाँ पे आइदर और क्यों, आइदर कंक्लूजन 1 और R2 क्यों आया। अब देखो क्या था यहाँ पे, पहला था सम ट्रक्स आर बाइक्स। क्या बोला गया, सम ट्रक्स आर बाइक्स। अब जब मैंने पहली स्टेटमेंट ये बनाई थी कि ये बाइक थी और ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास था कार, तो ये स्टेटमेंट पहली क्या थी कि कुछ बाइक्स जो है वो कार है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये थी। दूसरी थी सम कार्स आर ट्रक्स। अब कुछ कार जो है वो ट्रक्स के बराबर है, तो क्या मैं ऐसा नहीं बना सकता था क्या इसको,
ठीक है, मैं ऐसा भी तो बना सकता था कि कुछ कार जो है वो ट्रक्स के बराबर है, ऐसा भी तो इसको बना सकता था। इसका मतलब इस केस में मेरे पास बाइक्स और ट्रक्स क्या कर रही हैं, ओवरलैप। अगर मैं ऐसा करता तो सम ट्रक्स आर बाइक्स वाली पॉसिबिलिटी मेरे पास हो जाती। मतलब ये मेरे पास पॉसिबिलिटी थी, क्या था, ये मेरे पास पॉसिबिलिटी थी सॉरी, ठीक है, ये मेरे पास पॉसिबिलिटी थी। नो बाइक इज अ ट्रक, ये भी मेरे पास क्या है, पॉसिबिलिटी है। ऑल्दो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है। दो चीजें होती हैं, एक होता है डेफिनेटली ट्रू मतलब होगा ही होगा, बिल्कुल यही होगा, और दूसरी चीज होती है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो नो बाइक इज अ ट्रक, ये भी मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि कोई भी, जैसे यहां पे मैंने बनाया कि कोई भी बाइक जो है वो ट्रक नहीं है, क्योंकि वो ओवरलैप नहीं कर रहे, उसमें कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा, इसमें कॉमन पोर्शन आ रहा है। तो या तो ये होगा, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को ये पता है कि पॉसिबिलिटी है दोनों की, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि डेफिनेटली ट्रू है कि नहीं है। तो मेरे पास आइदर आर और फॉलो करेगा। अगर आपने मतलब सिलोजिज्म पहले से पढ़ा तो आपने ये भी देखा होगा, आप लोगों ने ये भी मतलब पढ़ा होगा कि दोनों में क्या है, दोनों अगर फॉल्स आ रहे हैं और दोनों में देखो कि चीज़ें सेम है, यहाँ पे भी ट्रक और बाइक है, यहाँ पे भी ट्रक और बाइक है, और यहाँ पे सम और नो का रिलेशन बन रहा है, तो आप क्या मार्क करके आओगे, आप मार्क करके आओ आइदर और। तो मैं वो चीज़ें आपको समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, वो चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन सिलोजिज्म के अलग से, मतलब जो कंसेप्ट समझाऊंगा ना, उसमें मैं आपको अलग से बता दूंगा। ये अभी मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास सवाल क्या आ रहा है, द डेली अर्निंग ऑफ अ टैक्सी ड्राइवर इन अ वीक इन रुपीज 350 470, जो भी मुझे दिया है ये मेरे पास डेली अर्निंग है। तो एवरेज डेली अर्निंग मुझे पूछा है। अब देखो यहां पे मुझे ये दिख रहा है, अब ध्यान से मेरी यहां पे चीज ये देखना कि आप आंसर अगर देखो तो ये 490, 530, 520, 510, मतलब ये लगभग आंसर जो है ना वो 500 के आसपास ही है, सारे लगभग 500 के आसपास ही है। मतलब मैं मान सकता हूं कि 500 मेरे पास क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। क्या बोला मैंने कि मैंने मान लिया मेरे पास कितनी एवरेज हो जाएगी, 500 एवरेज हो जाएगी। अब जब 500 एवरेज हो जाएगी ये मैंने माना, अब 350 ये कम है, कितना कम है सर, -150। 470 कितना कम है सर, -30। 510 कितना ज्यादा है, किससे, ये जो मैंने माना है उससे कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। 550 कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। 560 कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। 580 कितना ज्यादा है, 80 ज्यादा है। 620 कितना ज्यादा है, 120 ज्यादा है। अब यहां पे आप देख पा रहे हो 150 और 30 कितना बन गया, 180 माइनस का, ठीक है, और बी 120 और 60 क्या बन गया, 180 प्लस का। तो ये दोनों क्या हो गए, कट हो गए। नेक्स्ट मेरे पास आया 5 और 1 6 और 8 कितना होता है, 14। तो मतलब मेरे पास 140 बचे क्या, पॉजिटिव। अब 140 पॉजिटिव बचे तो ये डेली अर्निंग कितने दिन की थी, वीक की। तो ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा बचा वो मुझे वीक में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। इसका मतलब मेरे पास 20 क्या बचेगा एक्स्ट्रा। मैंने एवरेज मानी थी 500, 20 मेरे पास एक्स्ट्रा बचा, तो मेरे पास एवरेज हो कितनी गई, 220। समझ आया। अगर यही मेरे पास नेगेटिव आता तो मैं 20 क्या कर देता, सब्ट्रैक्ट। ये नहीं समझ आया तो दूसरा तरीका क्या है, इन सबको क्या करो, ऐड करके डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 7, तब भी आपका आंसर 520 ही आने वाला है, अगर कैलकुलेशन में गलती कोई ना हो तो। ठीक है, तो मैंने भी अगर कैलकुलेशन में गलती कोई नहीं की होगी तो आंसर यही रहेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन में गलती मैंने भी कर दी होगी तो उसको सही करके मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रियंका इज अक्षयज ब्रदर। तो ये कहीं अक्षय आ जाएगा, और प्रियांक है, वही तो मैं सोचूं, प्रियांक इज अक्षयज ब्रदर। तो अक्षय का ब्रदर क्या है यहाँ पे, प्रियांक। तो इसका मतलब प्रियांक जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि अक्षय क्या है। ठीक है, सोनिया इज अ सक्षम सिस्टर, मुझे नहीं पता सोनिया कहाँ है, सक्षम कहाँ है, मुझे अभी तक नहीं पता। अक्षय इज अ सोनिया सन, अक्षय जो है वो सोनिया का सन है, तो इसका मतलब अक्षय जो है वो सन आ गया, सोनिया यहाँ पे आ गई। मुझे अभी तक नहीं पता सोनिया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन आगे मुझे दिया है सोनिया इज अ सक्षम सिस्टर। इसका मतलब सोनिया जो है वो सिस्टर है किसकी, सक्षम की, SAKSHAM उसकी सिस्टर है। ठीक है, उसके बाद मुझे बोला गया है और कुछ दिया है क्या, नहीं। हाउ इज प्रियांक रिलेटेड टू सोनिया, प्रियांक जो है वो सोनिया से कैसे रिलेट करता है, तो सोनिया से एक जनरेशन नीचे है। जब एक जनरेशन नीचे होगा तो ब्रदर नहीं हो सकता, एक जनरेशन नीचे फादर नहीं हो सकता, एक जनरेशन नीचे जो है वो सन हो सकता है या फिर नेफ्यू हो सकता है। लेकिन मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि सोनिया का बेटा कौन है, अक्षय, और अक्षय का ये क्या लग रहा है, ये ब्रदर है या सिस्टर है, जो भी है, मतलब ये है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, डायरेक्टली इसका क्या होगा, सन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। समझ आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भरत एंड सपना आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो यहां पे एक सेकंड जरा रुक जाओ। हाँ, तो क्या दिया है मुझे, भरत, तो BH लिख लेता हूं, और सपना ये क्या है, हस्बैंड और वाइफ है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि इसमें से हस्बैंड कौन है और इसमें से वाइफ कौन है। आगे बोला गया है रोहित एंड भरत आर ब्रदर्स, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके साथ रोहित क्या आएगा यहाँ पे, इसका ब्रदर आएगा। सुरेश इज द फादर ऑफ रोहित, अगर सुरेश जो है वो रोहित का फादर है तो इसका मतलब सुरेश यहाँ पे किसका फादर होगा, भरत का भी फादर होगा।
नेक्स्ट है सपना सन इज क्रिश, तो सपना का जो सन है वो क्या है, क्रिश, और ये है क्या, सन मतलब पॉजिटिव। हाउ इज क्रिश रिलेटेड टू सुरेश, ये सुरेश है, इसके साथ क्रिश कैसे रिलेट कर रहा है, तो क्रिश उससे 2 जनरेशन नीचे आ रहा है, तो 2 जनरेशन नीचे आएगा तो फादर नहीं हो सकता, अंकल नहीं हो सकता, सन 1 जनरेशन नीचे आता है, आंसर हो जाएगा ग्रैंड सन। क्वेश्चन आसान, ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखो सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ऐसे सवालों में आप अक्सर फंसते हो और अक्सर क्वेश्चन जो है इसमें टाइम वेस्ट करते हो। इसके मेरे पास मतलब 4 5 6 तरीके हैं, बट अभी मैं सारे एक ही जगह थोड़ी ना बता दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है, आपको पता है कि 1/7 जो है वो किसके बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। 1/6 किसके बराबर होता है, पता होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो हमारे पास ये है कि सबसे पहले ये देखो कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ठीक है। अगर तो इन दोनों में सेम डिफरेंस आ रहा है, सेम मतलब चाहे वो 1 का हो, चाहे वो डिफरेंस जो है वो 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, ऐसा कुछ आ रहा है, तो अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन बड़ी होगी। अब यहाँ पे सब में डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का है, सब में 1 का डिफरेंस है। अब मैं देखूंगा न्यूमरेटर किसका बड़ा है, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 7/8 का न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब 7 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब 7/8 मेरे पास लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी। ये एक तरीका आपके पास आ गया। दूसरा तरीका जो मैंने बताया, दूसरा तरीका वही, जैसे मुझे पता है कि 1/5 किसके बराबर होता है, 20% के, तो 20 इंटू 4 कितना हो गया, 80, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। 1/8 होता है 12.5%, ठीक है। आपको पता है कि 12.5 किसके बराबर होता है, 1/8, तो मुझे करना पड़ेगा 12.5 इंटू 7, 12.5 इंटू 7 87.5 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली परसेंटेज में यूज होता है। तो ये हो गया मेरा 87.5। इतना समझ आ गया आपको। अब ये आ गया 1/6। अब आपको अगर 1/6 नहीं पता लेकिन 1/3 तो पता है ना कि 33.33 होता है, ये तो आपको पता ही है। जब 1/3 आपको पता है 33.33 होता है, तो 1/6 मतलब इसको क्या कर देता हूं 2 से, जब 2 से कर दूंगा मतलब आपको ये पता है कि 16 पॉइंट समथिंग के आसपास ही आएगा, ठीक है। तो ये 16 पॉइंट मतलब मान लो आप 16 पॉइंट क्या बोलते हैं इसको, 16.6 या 7 मान लो, 6 करके आएगा क्योंकि ये जब बढ़ता जाएगा तो ये 16.7 मान लो। अब 16.5 को आपको 16.7 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है 16 इंटू 5 कितना होता है, 80 होता है, 60 इंटू 5 कितना होता है, 35 होता है, तो 80 प्लस 35 मतलब 3.5, तो ये आ जाएगा 83.5। अब यहां से आप सामने देख पा रहे हो कि ये तो निकल गया बाहर, क्यों, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट पूछा है। तो अब यहां पे मेरे दोनों में 2 में लड़ाई चल रही है, ये तो बाहर निकल चुका है, इन दोनों में भी ये भी बाहर निकल चुका है, क्यों, क्योंकि इसकी भी लड़ाई खत्म होगी। मुझे अभी तक क्या है 87.5 जो है वो ज्यादा दिख रहा है। अब मेरे पास बारी है क्या करने की, 6/7 करने की। अब 1/7 मेरे पास होता है 14.28, ठीक है। 1/7 किसके बराबर होता है, ये सारी फ्रैक्शंस आपको याद होनी चाहिए, 1/7, 1/14, 1/9, 1/11, ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो 1/7 अगर 14.28 होता है तो मतलब 6 इंटू 14.28 मुझे करना पड़ेगा। तो यहां पे भी मैं अगर देखूं ध्यान से तो 14 इंटू 6 अगर मैं करूंगा तो 14 इंटू 6 मेरे पास आता है 84, ठीक है, 84, और ये थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा 84 से थोड़ा सा ज्यादा है, 84 से थोड़ा सा ज्यादा लेकिन स्टिल 87 से तो कम है। तो यहां से लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या आ गई, 87। ये वाला तरीका थोड़ा सा मुश्किल लगता है, नो डाउट, मुझे पता है लगता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसी तरीके से जाते हैं। लेकिन वो फिर से वो करते क्या है, वो ऐसा करते हैं 6/7 इंटू 100, ये बन गया सर 600/7, तो मैं काटता हूं तो 6 इंटू 7 इंटू 8 करूंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, फिर 40 बचेगा, फिर 7 इंटू 4 कुछ ऐसा करूंगा, इस तरीके से। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। अगर आपको डायरेक्टली फ्रैक्शंस पता है तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको तरीका मैंने एक ये बता दिया कि 1 का डिफरेंस है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, ठीक है, समझ आ गया आपको। बाकी और जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे और तरीके भी आपको बताता जाऊंगा कि अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर मैं उसका डिफरेंस सेम बनाता हूं किस तरीके से, क्या एलसीएम लेके क्या करके, वो भी सारा बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन करने का ना सबसे आसान तरीका यही है कि वैल्यू पुट करके देखो। If a is a natural number, then 7a square plus 7a is always divisible by, नंबर पुट करके देखो, बस इतना तो आपको पता है कि 7 से तो जाएगा ही जाएगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता ये बोलने वाला कि ये 7 से नहीं जाएगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैं ऐसे लिख सकता हूं ना इसको, 7a स्क्वायर प्लस a, तो ये 7 का मल्टीपल तो है ही है, मतलब 7 से तो जाएगा ही जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो 7 तो है ही है, उसके साथ 14 हो सकता है कि नहीं हो सकता वो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट कर देता हूं एक ही। अगर मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करता हूं एक ही, क्योंकि एक नेचुरल नंबर है तो मैं 0 नहीं पुट कर सकता क्योंकि 0 मेरा होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो एक ही मिनिमम वैल्यू में 1 पुट कर सकता हूं। जब एक ही मिनिमम वैल्यू में 1 पुट करूंगा इस इक्वेशन में तो मेरे पास क्या आएगा, 7 इंटू 1 प्लस 1 मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास, 7 इंटू 2 बन गया, तो ये बन गया 14। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू पुट करने पर ये 14 से भी तो जा रहा है,
इसका मतलब ये 7 से भी जाएगा, ये 14 से भी जाएगा। अगर यहाँ पे मेरे पास तीसरा ऑप्शन और भी होता कोई, तो मैं आगे वैल्यूज लेके ना और वैल्यू लेता, मान लो मैं 2 वैल्यू लेता, 3 वैल्यू लेता, चेक करके देखता कि और किसी से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में मेरे पास सिर्फ 7 और 14 है, तो मैं आगे वैल्यू लेके क्यों अपनी बेवकूफ़ी जो है वो बढ़ाऊंगा। मैं चाहूँ तो मतलब 2 लेके भी चेक कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 3 लेके भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों इतना बड़ा मतलब बेवकूफ़ बनूंगा कि मैं बड़ी वैल्यू लूँ, फिर कैलकुलेशन अपनी बड़ी करूँ, फिर वहाँ से आंसर तो मेरा यही आने वाला है। समझ आया आपको? अच्छा लग रहा है आपको? तो वीडियो को जो है वो हाइप ज़रूर कर दिया करो, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के पास ये पहुंचे, और वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो भी कर दिया करो। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही आपको फ्री लेक्चर चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सम रेड आर कार्स। तो ये रेड, सम रेड जो है वो कार्स हैं, ये मेरे पास आ गई कार। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दूं क्या? सम रेड आर कार्स ऐसा दे दिया गया है। ऑल येलो आर कार्स, फिर वही बात है कि कौन किसके अंदर आएगा। ऑल येलो आर कार्स, तो सारे के सारे येलो जो हैं वो कार्स हैं, तो येलो यहां पे आएगा। ठीक है, सारे के सारे येलो क्या है? कार्स हैं, तो मतलब कार्स के अंदर क्या आएगा? येलो आएगा। सम कार्स आर रेड, क्या कुछ कार्स जो है वो रेड है? बिल्कुल सही बात है, मुझे ये दे रखा है कुछ कार्स रेड है, तो मतलब पॉसिबिलिटी क्या? ये डेफिनेटली ट्रू है। सम येलो आर रेड, क्या सम येलो जो है वो रेड है? तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया। तो जब डेफिनेटली ट्रू नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, एक पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इसको इस तरीके से ना बनाते हुए, एक सेकंड रुको जरा, मैं आपको बताता हूं जरा पॉसिबिलिटी कैसे है। एक सेकंड दे दो मुझे। हाँ, अब देखो, अगर मैं इसको येलो को यहां ना बनाते हुए, मैं येलो को कहां बनाता? मैं येलो को इस तरीके से बना देता। एक सेकंड, मैं येलो को बना देता ये। उस केस में, क्योंकि अभी भी येलो कहां आ रहा है? सी के बीच में ही तो आ रहा है, लेकिन अब ये क्या कर गया? अब ये आर के साथ भी क्या कर गया? ओवरलैप। तो इस केस में मैं बोल सकता था कि येलो जो है वो रेड है, लेकिन क्योंकि मुझे ये डायग्राम बनानी है, सर ऐसी ही क्यों बनानी है? क्योंकि मुझे स्टेटमेंट में उसने येलो का और रेड का कोई भी रिलेशन नहीं दिया। जब स्टेटमेंट में नहीं दिया, तो मैं अपने से उसको कैसे यूज कर सकता हूं? तो सम, या मैं इसको देखूंगा, ये मेरी डायग्राम सही नहीं होगी। पॉसिबल डायग्राम ये सही है, लेकिन ये डेफिनेट डायग्राम नहीं है, तो मैं देखूंगा किसको? इसको देखूंगा। तो सम येलो और रेड, येलो और रेड का आपस में कोई भी रिलेशन सम का नहीं दिख रहा मुझे, तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो सिर्फ कंक्लूजन 1 जो है वो फॉलो करेगी, जो कि अच्छा तीसरी भी तो है। इसका मतलब 2 नहीं आने वाला, 2 नहीं आने वाला, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आंसर नंबर बी। अपना दिमाग भी लगाना है कभी कभी। अब थर्ड ऑप्शन भी है मेरे पास, क्या? सम कार्स आर येलो, क्या कुछ कार्स येलो है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कार्स येलो जो है वो कार के अंदर ही आ रहा है, इसका मतलब कुछ कार्स जो है वो येलो होंगी, तो ये भी ट्रू है। तो 1 और 3 फॉलो। आशा करता हूं अब आपको क्लैरिटी जो है वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आई होगी कि किस तरीके से किया जाता है क्वेश्चन। अब देखो, ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल है। आई थिंक मैं पहले भी ये सवाल आपको 1-2 बार करा चुका हूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है। तो लास्ट में ये, अब लास्ट प्रैक्टिस चल रही है लास्ट सेशन में, तो ये तो मतलब चलेगा ही चलेगा सवाल। पी एंड क्यू आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू 64, मतलब मल्टीप्लाई करके 64 आना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं यहां मेरे पास क्यू है, यहां पे मैं मान लेता हूं ये, सॉरी, पी है और यहां पे क्यू है। P और Q को मल्टीप्लाई करके 64 आ रहा है, तो कौन से ऐसे मेरे पास 2 इंटीजर्स हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 64 आए? या तो 1 हो सकता है, 1 इंटू 64 करूंगा तो 64 आएगा, 2 इंटू 32 करूंगा तो 64 आएगा, 3 से ये जाता नहीं है, 4 इंटू 16 करूंगा तो 64 आएगा, 5 से ये जाएगा नहीं, 6 से ये जाएगा नहीं, 7 से ये जाएगा नहीं, 8 इंटू 8 करूंगा तो 64 आएगा, आगे 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16 से भी नहीं जाएगा। हाँ, 16 से जाएगा ना, 16 इंटू 4, बट फिर तो ये उल्टा हो गया ना। फिर मैं इसको चाहे 16 इंटू 4 यहाँ पे लिखूँ या 4 इंटू 16 लिखूँ, बात तो एक ही है। तो मैं इसको डबलिंग नहीं करता हूँ, मैं इस तरीके से लिखता हूँ। अब वो बोला गया है कि पी और क्यू की प्लस करके कौन सी इसमें से वैल्यू नहीं हो सकती। जब मैं यहां P और Q ऐड कर रहा हूं तो 65 ऐड हो सकता, मतलब 65 पॉसिबिलिटीज है, 34 हो सकता है, ऐड करके 20 आता है, 20 हो सकता है, ऐड करके 16 हो सकता है, तो 20 हो सकता है, 65 हो सकता है, 16 हो सकता है, ऐड करके कभी भी पॉसिबिलिटी 35 की नहीं हो सकती, 34 की हो सकती है, 35 की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 35 आ जाएगा। अब कई बार पता क्या होता है, मैंने ये टिक मारी है ना, जैसे यहां पे बच्चा पता क्या करता है, वो बच्चा होता है दूसरे चैनल का, ठीक है, या फिर दूसरे चैनल वाले होते हैं, जो कि मतलब होते हैं ना कि जानबूझ के कुछ ना कुछ तो खराब निकालना ही है ना आपके बीच में से, कुछ ना कुछ खराब नहीं निकालेंगे तो फिर उनकी इमेज ऊपर कैसे जाएगी। वो क्या करेंगे, वो आएंगे, देखेंगे नहीं कुछ भी, आगे आगे करके 10-10 सेकंड का ऐसे आगे आगे करके कहीं पे उनको ऐसा मतलब ये दिख गया, अब ये आ गया, उसने ये देखा नहीं सोल्यूशन क्या आ रहा है, उसने ये देख लिया कि यहाँ पे भी टिक बची है, यहाँ पे भी टिक बची है, यहाँ पे भी टिक बची है, और उसका कमेंट, इसका आंसर तो 35 आता है, ये सब पे टिक क्यों मारी है। मतलब सीरियसली यार, मतलब थोड़ा तो आप समझ जाना चाहिए आपको। अब मैं क्या ही बोलूँ,
ठीक है, तो ये मैं क्या बता रहा था आपको कि 20 भी पॉसिबल है, 65 भी पॉसिबल है, 16 भी पॉसिबल है, लेकिन 35 पॉसिबल नहीं है। बट उनको नहीं समझ आएगा ना। अब मैं 100% बच्चों को तो मैं कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। मैं जितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, मैं जितना भी बुरा पढ़ा लूँ या कुछ भी कर लूँ, एक ना एक 2 3 4 5 कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ परसेंटेज तो होगा ही जिनको मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, आइदर उनकी ईगो की वजह से या कुछ भी वजह से। तो वो मैं करना भी नहीं चाहता। मेरा कोशिश यही है कि जितनों की मैं हेल्प कर पाऊँ उतना मेरे लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो, एक बढ़िया सवाल फिर आ चुका है आपको चौंकाने के लिए। क्या बोला गया है? P इज द सिस्टर ऑफ Q। P जो है वो Q की क्या है? सिस्टर। तो मतलब P यहाँ पे कहीं पे आ गई, P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो Q यहाँ पे आएगा, P सिस्टर है तो P नेगेटिव। एंड मदर ऑफ R, और R की क्या है? मदर, इसका मतलब R यहाँ पे आएगा। अब मुझे नहीं पता R पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मुझे नहीं पता। इतना मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं? क्रॉस। ठीक है। S इज द डॉटर इन लॉ ऑफ W। S जो है वो W की डॉटर इन लॉ है। एंड वाइफ ऑफ Q, Q की वाइफ है, तो Q की वाइफ है तो Q यहाँ पे आएगा, वाइफ है तो नेगेटिव, Q की वाइफ है तो Q पॉजिटिव। और क्या है? डॉटर इन लॉ है किसकी? S की। तो डॉटर इन लॉ है तो इसका मतलब किस, सॉरी, डॉटर इन लॉ W की है, इसका मतलब W कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। अब W पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये W के बच्चे ही होंगे दो, एक P और एक Q क्या है? W के बच्चे ही हैं। सॉरी, इतना समझ आपको आ गया? तो इतने तक मैंने कर दिया, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ? हटा देता हूँ। आगे बोला गया है डब्ल्यूज ग्रैंडसन M। W का ग्रैंडसन है M, W का ग्रैंडसन है, इसका मतलब आएगा तो कहीं नीचे ही आएगा, तो मतलब इस जनरेशन में। अब मुझे नहीं पता कि वो Q का बेटा है या फिर P का होगा कुछ नीचे, मुझे नहीं पता अभी तक, लेकिन मुझे इतना बोला गया है कि डब्ल्यूज ग्रैंडसन M इज द नेफ्यू ऑफ P। अगर P का नेफ्यू है, इसका मतलब इसका बेटा होगा ना। ठीक है, इसका मतलब Q का बेटा होगा, तो M इज द नेफ्यू, मतलब पॉजिटिव होगा। P का नेफ्यू है तो P यहाँ पे आ गया। एंड ब्रदर ऑफ V, और V का क्या है? Y, तो Y मतलब भाई, तो V कहाँ आ गया? यहाँ पे। अब V पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मुझे नहीं पता। W हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, W के 2 ही बच्चे हैं, P और Q, यहाँ पे समझ आ गया। हाउ इज Q रिलेटेड टू V? Q कैसे रिलेट कर रहा है किससे? V से। तो Q एक जनरेशन ऊपर आ रहा है, एक जनरेशन ऊपर कभी भी ब्रदर नहीं हो सकता, एक जनरेशन ऊपर कभी भी सन नहीं हो सकता, एक जनरेशन ऊपर हमेशा फादर या अंकल हो सकते हैं। यहां पे मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि Q क्या है? V का फादर है, तो आंसर आ गया मेरा पास बी पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निपटा सकते हो आसानी से। आशा करता हूं समझ आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है ना, तो एटलीस्ट यार अप्रिशिएट कर दिया करो, हाइप कर दिया करो। नहीं करनी हाइप कोई इशू नहीं है, दोस्तों के साथ शेयर ही कर दिया करो, लाइक ही कर दिया करो। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट देखो जरा, बहुत भारी भारी क्वेश्चन से दे रखे हैं इसने, पर कोई दिक्कत नहीं, हमको तो करना ही है। क्या बोला गया है? एक सेकंड। हाँ, इन अ फैमिली ऑफ 7 पर्सन, 7 पर्सन है, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 पर्सन है। बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ये मेरे पास बी आ गया। बी क्या है? ए का ब्रदर, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ए यहां पे आ गया। एंड सन ऑफ सी, और सी का क्या है? बेटा, तो सी मेरे पास यहां पे आ गया। ठीक है, इतना समझ आ गया आपके पास? इसका मतलब सी के 2 बच्चे होंगे, बी और ए। D इज द सन इन लॉ ऑफ C। D जो है वो C का क्या है? सन इन लॉ। अब आप खुद सोचो कि ये B की शादी D के साथ तो नहीं हो सकती, क्योंकि सन इन लॉ है तो दोनों मर्द बन जाएंगे। तो A की शादी, सॉरी, D की शादी किसके साथ हुई होगी? D के साथ। तो D अगर सन इन लॉ है तो A क्या बन जाएगी? यहां से फीमेल बन जाएगी। इतना समझ आपको आ चुका? हाँ सर, समझ आ चुका। हु हैज 2 ग्रैंड चिल्ड्रन, अब इनके क्या है? C के 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है, क्या? E और F। अब मुझे नहीं पता अभी E कहां पे आएगा, F कहां पे आएगा, मुझे ये नहीं पता। A इज द मदर ऑफ F। अब यहां से पता चल चुका कि A जो है वो मदर है, सॉरी, A जो है मदर है किसकी? F की। बिल्कुल सही बात। ऊपर मुझे ये दिया गया था कि इसके 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है, E और F। इसका मतलब अगर F यहां पे आ रहा है तो E कहां पे आएगा? हो सकता है E यहां पे आ जाए, और हो सकता है कि इसकी शादी हुई हो आगे और E यहां पे आ जाए। मुझे अभी तक ये नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता चल चुका है F तक। नेक्स्ट है A इज द मदर ऑफ F, हु इज द नीस ऑफ G। F जो है वो नीस है किसकी? G की। तो नीस कैसे बन सकती है? अगर इसकी शादी हुई हो तो नीस मतलब ये फीमेल बनेगी, इस तरीके से ये बनेगा। समझ आया आपको कैसे बनी? ये समझ आ गया ना? तो ये आ गया ऐसा। E इज द सन ऑफ G। अब यहां पे मुझे पता चल गया E जो है वो सन है किसका? G का, तो यहां पे पॉजिटिव। इफ C हैज 2 चिल्ड्रन, तो C के 2 बच्चे हैं, कौन से? B और A। समझ आ गया हमको। हाउ इज E रिलेटेड टू D? E जो है, E कहां गया? हाँ, E जो है वो D से कैसे रिलेट कर रहा है? तो E जो है वो एक जनरेशन नीचे आ रहा है। अब एक जनरेशन नीचे आ रहा है तो ब्रदर इन लॉ नहीं हो सकता, एक जनरेशन नीचे कजन नहीं हो सकता, एक जनरेशन नीचे सन या नेफ्यू हो सकते हैं, लेकिन सन तो इसका है नहीं कोई D का डायरेक्टली, तो इसका मतलब D का क्या होगा? ये नेफ्यू होगा। तो E क्या हुआ? नेफ्यू बना किसका? D का। तो इस तरीके से करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप करना चाहो। आगे बढ़ता हूं। ये सवाल भी परसेंटेज बोलो, वेन डायग्राम बोलो, बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्या बोला गया है? एक सेकेंड रुको जरा।
इन अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। तो पहले मैं आपको ये डायग्राम बना लेता हूँ ना, इससे ये डायग्राम से ज़्यादा इजी समझ आएगा, बाकी जिसको आता है वो आगे स्किप कर सकता है। दो है, एक है फुटबॉल और एक है क्या, क्रिकेट। तो ये मैंने बना दिया, एक बन गया फुटबॉल, एक बन गया क्रिकेट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये होते हैं टोटल, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, ये जो बाहर वाला बॉक्स बना है ये आगे टोटल बंदे, ये आगे मेरे पास फुटबॉल वाले, ये आगे मेरे पास क्रिकेट वाले, और यहाँ पे ये बच जाते हैं म्यू, मतलब ये ऐसे बच जाते हैं कि जो क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, जो क्या कर रहे हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब कुछ भी नहीं खेल रहे, फुटबॉल भी नहीं खेल रहे और क्रिकेट भी नहीं खेल रहे। इसका मतलब अब मेरे पास देखो, अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये कुछ बच्चे हैं मेरे पास, ध्यान से सुनना मेरे पास, ये कुछ बच्चे हैं जो फुटबॉल खेल रहे होंगे, सिर्फ फुटबॉल। ये कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ क्या खेल रहे होंगे, ये कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ खेल रहे होंगे क्रिकेट। उसके बाद ये कुछ बच्चे और हैं जो फुटबॉल भी खेल रहे होंगे और जो क्रिकेट भी खेल रहे होंगे। उसके बाद ये वाले कुछ बच्चे हैं, कौन से, ये बाहर वाले, ये वाले बाहर वाले, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल भी नहीं खेल रहे होंगे और क्रिकेट भी नहीं खेल रहे होंगे। इसका मतलब अगर मैं देखूं टोटल बच्चे जो है मेरे पास वो किसके बराबर बनते हैं, वो बनते हैं वो वाले बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे होंगे, प्लस वो वाले बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे होंगे, प्लस वो वाले बच्चे जो बोथ खेल रहे होंगे उसमें से, प्लस वो वाले बच्चे जो नाइदर कुछ भी नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, ये चारों को अगर मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास ये टोटल बनेगा। यहां पे मैंने क्या बोला, ये कौन से बच्चे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं, ये कौन से बच्चे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन क्या मुझे इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं आपको मतलब लिख के बता ही देता हूं, कंफ्यूजन होती है फिर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वो सारे बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो सारे बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ, यहां पे मैंने क्या बोला था, सिर्फ फुटबॉल, यहां पे मैंने क्या बोला था, सिर्फ क्रिकेट। जब मैंने सिर्फ फुटबॉल की बात की गई थी तो कौन सा पोर्शन आया था, ये वाला, ये तो नहीं आया था बीच वाला। जब मैंने सिर्फ क्रिकेट की बात की थी तो कौन सा पोर्शन आया था, ये वाला। इसीलिए मुझे ये बोथ भी ऐड करना पड़ा बाद में। अब मैं क्या बात कर रहा हूं कि फुटबॉल, तो जब फुटबॉल की बात कर रहा हूं तो ये पूरा का पूरा आएगा, मतलब इसमें बोथ वाला जो पोर्शन था वो इंक्लूड हो गया। जब मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं तब मैं किसकी बात करूंगा, ये पूरे की, इसमें बोथ वाला पोर्शन एक बार फिर से इंक्लूड हो गया। तो इस बार में मुझे एक बोथ वाला पोर्शन दोनों में से निकालना पड़ेगा, प्लस नाइदर वाले बच्चे, इन सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होता है ये करूंगा, तब भी मैं किसके बराबर आऊंगा, टोटल के बराबर आऊंगा। तो टोटल मेरा इन दोनों के बराबर हो सकता है। इतना समझ आया। अब 40% कौन से हैं, फुटबॉल खेलने वाले, क्योंकि इसने यहां पे ओनली यूज नहीं किया है तो मैं कौन सी चीज यूज करूंगा, ये चीज यूज करूंगा। 40 कितने हैं फुटबॉल वाले, 50 कितने हैं क्रिकेट वाले, 18 कितने हैं मेरे पास जो नाइदर खेल रहे हैं, सॉरी मतलब ये बोथ हैं, और नाइदर कितने हैं, 18 है मेरे पास। ठीक है, इतना समझ आया। और टोटल कितने होते हैं मेरे पास, टोटल तो हमेशा मेरे पास कितने होते हैं, 100%। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। तो ये बन गया कितना, 90 और 18 कितना हो गया, 108। तो b को मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा अगर, तो b इक्वल्स टू 108 माइनस 100, तो ये क्या आ जाएंगे, 8% बच्चे। ये वो बच्चे आ जाएंगे, ये बीच वाले जो दोनों क्या होंगे, खेल रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा, 8%। अब ये आ गया कि मतलब समझाना मैंने पूरा आपको डिटेल में समझा दिया। अब आपको अगर इस तरीके से नहीं जाना होता तो आप ये देख लिया करो कि टोटल 100 है। अब इनका टोटल मिला के कितना बन रहा है, जो एक्स्ट्रा बन रहा है ना वही बच्चे होंगे बोथ वाले। ये 40 है, ये 50 है, 90, ये कितना है 18, तो कितना बन गया 108। तो 100 तो टोटल होते हैं, 108 तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा बच रहा है 8%, वो क्या होंगे, ये बोथ वाले। इस तरह से भी कर सकते हो। बाकी अगर 100% श्योरिटी के साथ करना है तो यही आपका रहेगा। समझ आ गया आपको। अगर यही क्वेश्चन में ओनली दिया होता तो मैं फिर यहां पे प्लस करता बोथ, लेकिन यहां पे मुझे क्या करना पड़ा, माइनस। क्यों, क्योंकि एक बार माइनस यहां से भी हो रहा है, सॉरी एक बार ऐड इसमें भी हो रहा है, एक बार ऐड इसमें भी हो रहा है, तो 2 बार ऐड हो गया, तो एक बार मुझे क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। आशा करता हूं अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, मैं चलता हूं आगे। अगला देखो, ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों में ये इतना छोटा क्वेश्चन कहां से आ गया। चलो ठीक है, आ गया। तो 20% और 25%, 20% अब मुझे पता है किसके बराबर होता है, 1/5। 25% किसके बराबर होता है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 300। 5 और 4 कितना होता है, 20, सॉरी 5 और 4 20, जीरो से ये कट गया, बाकी 2 बचा, 2 से कटा 15, तो आंसर कितना हो जाएगा 15। ये पिद्दू सा क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गया था, इसके बीच में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये पिद्दी सा बीच में फंस गया था। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट एक और देखो बढ़िया क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, सक्षम इंट्रोड्यूस्ड निधि टू हिज फ्रेंड। मतलब यहां पे 3 बंदों की बात की गई है। एक बात की गई है सक्षम की, एक बात की गई है निधि की, और सक्षम जो है वो निधि को इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन किसको, टू हिज फ्रेंड, मतलब किसी अपने तीसरे फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करा रहा है, निधि के बारे में बता रहा है।
बता कौन रहा है? सक्षम। किसके बारे में बता रहा है? निधि। किसको बता रहा है? किसी तीसरे फ्रेंड को, जिसका मुझे यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, अभी मुझे नहीं पता। इतना पता चला। तो सक्षम क्या कह रहा है? सक्षम कह रहा है शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर। तो 1000 बार बोल चुका हूं, ऑफ वाले क्वेश्चन में लास्ट ऑफ से स्टार्ट किया करो, उसके बाद पहले वाले ऑफ पे आओ। ऑफ माई फादर्स वाइफ, कौन कह रहा है? सक्षम। तो ये आ गया सक्षम। ऑफ माई फादर्स वाइफ मतलब सक्षम के फादर की वाइफ, मतलब सक्षम की क्या हुई? मदर। ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं सर। ये वाला ऑफ कंप्लीट हो गया, हटा दो इसको। अब ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ मतलब ओनली सन मतलब किसकी बात की गई है? खुद सक्षम अपनी बात कर रहा है, इसके इतना खत्म हो गया। उसके बाद है डॉटर ऑफ द ओनली सन। ये जो ओनली सन था सक्षम, उसकी क्या? डॉटर। तो बात किसकी कर रहा था? निधि की। तो निधि क्या बनी? उसकी डॉटर बनी। पूछा क्या है? हाउ इज सक्षम रिलेटेड टू निधि? सक्षम जो है वो निधि से कैसे रिलेट करता है? सक्षम उसका पिताश्री है। समझ आया आपको? आसान सा क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चंस को अगर आप ऐसे नॉर्मली पढ़ते हो ना, जैसे मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन, यहाँ पे कंफ्यूजन की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में 1 ऑफ 2 ऑफ 3 ऑफ होते हैं। तो पहले लास्ट वाला ऑफ से स्टार्ट करो, फिर 1 ऑफ आगे बढ़ो, फिर उसके बाद 1 ऑफ आगे बढ़ो, ऐसे चलते हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाता है। बाकी आपकी मर्जी। अब देखो, ये एक मेरे पास क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन कुछ कह रहा है। इस क्वेश्चन को कराने का बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग निकाल लोगे मुझे पता है, लेकिन मेरा इस क्वेश्चन को कराने का एक मकसद है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में से कि इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोग 2 तरीके से कर सकते हो। क्या आपका तरीका रहने वाला है, क्वेश्चन को देख के क्या आपकी अप्रोच रहने वाली है, किस तरीके को आपको करना है, उस तरीके का मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे पास नंबर्स हैं 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 और x। ये मेरे पास नंबर्स है। तो कितने नंबर्स हुए? मुझे उसने बोला है 12, तो देख लेता हूं जरा कितने नंबर्स हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स है। वो बोला है कि उन 12 नंबर्स का मीन मेरे पास कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। क्या बोला वो? उन 12 नंबर का मीन मेरे पास कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो बताओ कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो मेरे पास देखो मीन कितना आ रहा है? मेरे पास 12 आ रहा है। तो मीन तो मुझे उसने दे रखा है कि 12 आ रहा है, ठीक है। अब जब उसने मुझे 12 दे रखा है तो मुझे क्या करना है? 12 से बाकी चीज़ों को कंपेयर करना है। 12 से क्या करना है? बाकी चीज़ों को कंपेयर करना है। जब 12 को मैं इससे कंपेयर करूंगा तो मुझे देखा कि 3 जो है वो 12 से छोटा है। कितना छोटा है सर? -9 जो है वो छोटा है। 12 से 11 जो है वो -1 सर छोटा है। 7 जो है वो -5 छोटा है। 9 जो है वो -3 छोटा है। 15 जो है वो +3 बड़ा है। 13 जो है वो +1 बड़ा है। 8 जो है वो +1 बड़ा है। 8 जो है वो -4 छोटा है। 19 जो है वो +7 बड़ा है। 17 बड़ा है कितना? +5। 21 बड़ा है कितना? +9। 14 छोटा है कितना? बड़ा है कितना? +2। अब x तो मुझे पता नहीं है सर। अब देखो अब देखो खेला क्या है सर, मुझे तो ये x पता ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? 12 से x को कैसे कंपेयर करूंगा? तो मैंने बोला बेटा मुझे दे क्या रखा है उसने? मुझे उसने दे रखा है कि मीन कितना है? 12 है। तो मैं क्या करता हूं? मीन x को मतलब 12 ही लेके चलता हूं। मतलब 12 तो हर एक नंबर होगा ही होगा, पर से इसका एवरेजेस का पहला लेक्चर, ठीक है। तो मैंने इसको 12 ही लेके चला। तो सर जब मैंने इसको कंपेयर किया तो कितना आया? इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो मेरे पास मतलब ये 0 होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो +0 में ऐड कर देता हूँ। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप ध्यान से देखो ये 9 जो है ये 9 से कैंसिल हो रहा है क्योंकि +9 और -9 है। -3 +3 कैंसिल हो रहा है। -1 और +1 यहाँ कैंसिल हो रहा है। -5 और +5 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो मेरे पास बच कितना रहा है? ये 7 और ये 2 कितने हो गए? 9 पॉजिटिव का बच रहा है और -4 क्या बच रहा है? नेगेटिव। तो मेरे पास आंसर कितना आया? 5। अब क्योंकि मुझे मीन दिया कितना था? 12, लेकिन मैं जब यहाँ पे निकाल रहा हूं तो मेरे पास 5 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या? मुझे मीन कितना दिया था? 12। यहां पे मैं जो निकाल पा रहा हूं मेरे पास 5 एक्स्ट्रा आ रहा है। सर एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहां पे माना 12। अगर ये 5 एक्स्ट्रा नहीं होता, अगर ये 0 हो जाता मेरे पास टोटल, तो इसका मतलब जो मीन मैंने माना था वही मेरा मीन होता। लेकिन मेरे पास आ क्या रहा है? 5 सर एक्स्ट्रा आ जा रहा है। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे लेट किया है वो सही नहीं है। मुझे वो जो 5 एक्स्ट्रा आ रहा है वो यहाँ से करना पड़ेगा माइनस। तो मेरे पास x की वैल्यू आ कितनी गई? 7। समझ आया आपको? ये पहला क्वेश्चन है, पहला लेक्चर है एवरेजेस का, जिसको बोलते हैं डिविएशन मेथड। ठीक है, कि कितना डिविएट हो रहा है, कोई अगर आ रहा है या फिर कोई जा रहा है तो कितना एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, वो कितने में डिवाइड होगा, वो किस तरीके से होगा, वो सारा पहला लेक्चर था।
तो ये समझ आ गया आपको मैंने क्या बोला? सॉरी। लेकिन अब सर मुझे ये वाला मेथड नहीं करना है, मुझे नहीं समझ आया, मुझे नहीं समझ आता ये ज़्यादा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा मेथड ना करूँ, मैं सिंपल मेथड करूँ। तो अब सिंपल मेथड आपको करना है, तो अब सिंपल मेथड आपको करना है, तो मैंने दोबारा से ये नंबर्स लिख लिए सारे। अब देखो ऐड करने का भी एक आर्ट है, ठीक है, ऐड करना भी एक आर्ट है। ऐड कैसे करना है आपको, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकंड रुको, हाँ मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ से 19 दिख रहा है और मुझे यहाँ से 11 दिख रहा है। मुझे मतलब ऐसा ऐड करना है कि मेरे पास लास्ट में क्या बने, 0 बने, वो इजी हो जाता है। जैसे 19 में 1 ऐड करूंगा 20, 20 और 10 कितने हो गए 30, तो इन दोनों का सम मेरे पास कितना हो गया 30 हो गया। ये ऐड करने का थोड़ा सा आर्ट है। सिमिलरली 13 और 20 7 को करूंगा तो कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना बन गया प्लस 20 मतलब 50 यहाँ पे बन गया मेरे पास। इतना समझ आया आपको क्या बोला मैंने? उसके बाद मैं अगर देखूं 17 और 3, ये भी दोबारा कितने बन गए 20, तो 50 और 20 कितने हो गए मेरे पास 70 हो गए। उसके बाद अगर मैं देखूं अब मेरे पास कुछ बच रहा है क्या यहां से, हाँ 21 और 9 कितने हो गए 30, तो 30 मेरे पास दोबारा से यहां बच चुका है। अब मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो मिलके मतलब 0 बना रहा हो, तो अब तो मुझे ऐड करना ही पड़ेगा। मेरे पास बचे 8 और 6 कितना हो गया 14, सॉरी 8 और 6 नहीं 8 और 14 कितना हो गया 22, 22 और 15 कितना होता है 37। ये कितना बन रहा था 30 और 30 60, 20 80 और 20 100, तो 137 मेरे पास बना। प्लस मेरे पास ये x भी था, तो 137 प्लस x और कितने नंबर्स थे 12, इनका एवरेज या मीन कितना था 12 के बराबर। तो यहाँ से 137 प्लस x किसके बराबर हो गया 12 इंटू 12 144, यहाँ से x किसके बराबर हो गया 144 माइनस 137 मतलब 7 के बराबर। तो ये दिमाग जो है ना वो आपको चलाना है। देखो मैंने किया जो ये मेरा इस मेथड में यहाँ थोड़ा सा मेरा ये मुश्किल लगा। मुश्किल क्यों लगा? क्योंकि ज़्यादा नंबर्स थे। नंबर क्या थे? ज़्यादा। आपको यहाँ पे इसके कंपेयर करके लिखना पड़ा सबका, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादा इजी लगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो कैलकुलेशन थी ना वो मेरी इस तरीके की थी कि मैक्सिमम कैलकुलेशन मेरी ये 100 बन गया ना, उसके बाद मेरे पास 3 ही नंबर बचे थे, तो मैं एक्जैक्टली उसको आसानी से कर पाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कैलकुलेशन आसान बनी। 12 इंटू 12 मुझे पता है 144 होता है, नंबर भी सब्ट्रैक्ट करके छोटा आ रहा है। तो लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में कि कौन सा मेथड मैं जाऊँ तो किस मेथड से मेरा इजी होगा। मेथड मैंने आपको दोनों बता दिए, ये मेरा सेकेंड मेथड है। ठीक है, मेथड मैंने दोनों बता दिए। अब मर्जी आपकी है जिस भी मेथड से जाओ, बट ज़्यादातर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम केसेस में आपका डिविएशन मेथड जो है वो आपका सही रहता है, थोड़ा इजी रहता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि नंबर्स भी ज़्यादा है। अब देखो ये जो आपका सवाल है ना एवरेजेस का, ये आपका सवाल है किसका? ये आपका जूनियर असिस्टेंट 2000 कौन सा एग्जाम हुआ था मुझे भी प्रॉपर याद नहीं है, 2024 में आई थिंक जूनियर असिस्टेंट का JKSSB। ठीक है, ये एग्जाम हुआ था 25 अगस्त को, शायद 2024 में 25 अगस्त को JKSSB का एग्जाम हुआ था। उसका ये ऑफिशियल क्वेश्चन है। अब ये सारे क्वेश्चन ना कहीं से हैं, सारे क्वेश्चन मैक्सिमम SSC के होंगे, JKSSB के होंगे। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, बस ये इतना है। बट ये सारे क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो कि उसी के हैं, आपको अगर ट्रस्ट है तो। द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वॉज कैलकुलेटेड एज 35। 100 ऑब्जर्वेशन थी, उसकी एवरेज कितनी थी 35 थी। ठीक है, 100 ऑब्जर्वेशन की एवरेज कितनी थी 35 थी। लेकिन बाद में पता चला, लेटर इट वॉज फाउंड दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस वॉज मिसरेड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। हमने क्या रीड किया उसको 53, मतलब हमने क्या लिया होगा 83, हमने क्या लिया होगा 83, लेकिन होना क्या चाहिए था एक्चुअल में 53। इसका मतलब जो हमने ले रखा है वो गलत है, तो मुझे वो निकालना पड़ेगा उसमें से। हमने मिसरेड किया उसको, 83 पढ़ा हमने, तो मतलब 83 गलत पढ़ा ना हमने, तो गलत पढ़ा तो मुझे निकालना पड़ेगा उसको बाहर। सही क्या था 53, तो 53 को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो अब मैं देखूं कि टोटल का चेंज कितना हुआ -30। इसका मतलब मैंने जो ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट की थी, मेरा जो 35 आ रहा था, अभी मैंने जो कैलकुलेट किया उसमें से मेरा -30 जो है ना वो सम क्या आया, ज्यादा आ गया। आना कितना चाहिए था आपका? आना कुछ और चाहिए था, लेकिन -30 जो आ रहा है मतलब 30 कम आ रहा है, सॉरी 30 क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अब ये जो 30 कम आ रहा है, ऑब्जर्वेशन कितनी थी 100, ये 30 पूरी 100 में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मैं करूंगा अगर तो -0.3 आ जाएगी एवरेज। मतलब जितनी पहले एवरेज थी उससे अब 0.3 एवरेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले कितनी थी 35, 0.3 कम हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 34.7। ये आपका बहुत बढ़िया तरीका है। लेक्चर मैं फिर बोल रहा हूं, लेक्चर नंबर 1 किसका, एवरेजेस का, डिविएशन मेथड, सब चीजें सिखा रखी हैं आपको। ठीक है, इस तरह से, या इस तरह से नहीं करना तो फिर आपके पास वही तरीका है। वही वाला कौन सा सर, कि मेरे पास सम कितना था, यहां पे मैं यहां साइड पे कर लेता हूं कि सम जो है मेरे पास कितना हो गया 35 एवरेज है और 100 ऑब्जर्वेशन है, तो मतलब सम हो गया मेरे पास 3500। ठीक है, अब 3500 तो एक्चुअल सम था, उसमें से 83 गलत नंबर था। 83 जब गलत नंबर था तो 83 मुझे निकालना पड़ा। एक्चुअल नंबर 53 था, 53 मुझे ऐड करना पड़ा, तो एक्चुअल सम कितना हो गया 3470।
पहले कितना था 3500, लेकिन मैंने देखा कि कितना सम कम हो गया 3470। अब एवरेज कितनी होगी 3470 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन तो 100 ही रहेगी, मतलब 34.7। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन तो हुई ना, प्लस माइनस ऐड किया आपने, मल्टीप्लाई किया, ये तो फिर आसान था। मान लो 100 ऑब्जर्वेशन थी तो आसान था, कुछ और होती यहाँ पे 99 होता, कुछ होता तो फिर आपके लिए और मुश्किल बन जाता। तो ये वाला तरीका जो है ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो। मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपने किसी और से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, कोई इशू नहीं है, जहां मर्जी से पढ़ो। लेकिन अगर आप इसको अगर आप इसको 30 सेकंड के अंदर अंदर नहीं निपटा पा रहे हो क्वेश्चन को, तो इसका मतलब फिर वो पढ़ना जो है वो पढ़ना सही नहीं रहा है आपके लिए। अगर 30 सेकंड के अंदर निपटा पा रहे हो इस क्वेश्चन को, इसका मतलब जहां से भी पढ़ा है, चाहे आप इस मेथड से भी करके 30 सेकंड के अंदर निपटा पा रहे हो, इसका मतलब सही है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको इसका कंसेप्ट सिखाया। कंसेप्ट सिखाने के बाद अब ये क्वेश्चन देखो कितना मक्खन कितना लगता है। देखो दो चीजें हैं, एक मैथमेटिक्स है और दूसरा क्या है मेरे पास, इंग्लिश है। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स वाले, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश वाले। अब देखो क्या बोला है, 75% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड मैथमेटिक्स। तो पास्ड मैथमेटिक्स मतलब ये सारे आएंगे इसमें, समझ आया आपको, ये सारे इसमें आएंगे। सिमिलरली मुझे क्या बोला गया है, 80% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इंग्लिश। तो 80% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इंग्लिश मतलब इसमें ये सारे आएंगे। ठीक है, अब मुझे इतना पता है कि टोटल स्टूडेंट्स होते कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स ही जब मेरे पास 100% होते हैं, ये कितना बन रहा है 75 प्लस 75 कितना होता है 150, और ये कितना बन रहा है 80, तो ये बन रहा है 155%। तो मैंने जो बोला आपको कि 100% से जो भी आपका ज़्यादा आ रहा है वो पोर्शन आपका क्या होगा, वो पोर्शन आपका बीच वाला होगा, मतलब बोथ वाला होगा। इसका मतलब यहाँ पे 55% क्या होगा, बोथ वाला होगा। समझ आया आपको। और पूछा गया उसने यही पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु मस्ट हैव पास्ड बोथ सब्जेक्ट्स। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज हाइट ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी इज 68 इंचेस। ठीक है, एवरेज हाइट जो है मेल एम्प्लॉयज की कितनी है कंपनी में, 68 इंचेस है, और फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज हाइट कितनी है 63 इंच। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेल एम्प्लॉय की एवरेज हाइट है 68 इंच और फीमेल एम्प्लॉय की एवरेज हाइट जो है वो है 63 इंच। अभी मुझे बोल रहा है द एवरेज हाइट ऑफ द ऑल एम्प्लॉयज इज 65 इंचेस। सभी एम्प्लॉयज की एवरेज कितनी है 65। तो यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा यूज हुआ, मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्वेश्चन किसका है, एवरेजेस का, लेकिन कंसेप्ट कहीं पे भी कोई भी यूज हो सकता है। यहां से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचेगा 2, यहां से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचेगा 3, मतलब मेल और फीमेल की रेशो कितनी आ गई 2:3। मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया था परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी। मेल कितने हैं हमारे पास 2, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 5, 3 और 2 कितने हो गए 5, मेल हैं 2, टोटल है 5, तो परसेंटेज कितनी होगी 2/5 इंटू 100 करूंगा तो 20 से इंटू 2 कितना आ गया 40। तो परसेंटेज ऑफ मेल कितना आ गया 40% आ गया। ये आपके पास था आसान तरीका। अगर ऐसे नहीं करते फिर आपको क्या करना पड़ता, बताता हूं। अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता, मैं ये मानता, एक सेकंड रुको जरा, मैं क्या मानता, मैं मानता कि नंबर ऑफ मेल मेरे पास कितने हैं m, और फीमेल मेरे पास कितनी है, नंबर ऑफ फीमेल कितनी है f। ठीक है, तो लिख लेता हूं कि नंबर ऑफ फीमेल कितनी है मेरे पास f। उसके बाद क्या होता, मेल फीमेल आ गई। अब क्योंकि मेल की एवरेज कितनी दे रखी है मुझे 68 इंचेस दे रखी है, तो इसका मतलब सम कितना होता मेल के टर्म्स में 68m। इनकी एवरेज कितनी दे रखी है 63 इंचेस दे रखी है, इसका मतलब इनका सम कितना होता, इनका सम होता 63f। टोटल एवरेज कितनी दे रखी है मुझे, टोटल एवरेज दे रखी है 65। तो टोटल एवरेज होती किसके बराबर है, पहले का सम प्लस टोटल सम कितना है 68m प्लस 68f डिवाइडेड बाय टोटल बंदे कितने हैं, टोटल मेल्स प्लस टोटल फीमेल्स इक्वल्स टू 65। यहां से क्या आता, यहां से आता 68m प्लस 63f इक्वल्स टू 65m प्लस 65f। फिर एक सेकंड रुको, हाँ फिर आप क्या करते, फिर आपको क्या करना पड़ता, फिर आपको इसको 63m जो है वो यहाँ पे लाना पड़ता। यहाँ पे लाते तो आपके पास बचता 5m, यहाँ पे फीमेल को लेके जाते तो आपके पास बचता 2 टाइम्स फीमेल। यहाँ से आपके पास मेल और फीमेल की रेशो वही आती, क्या मेल बाय फीमेल किसके बराबर होता 2/5। ठीक है, होता ना। तो एक सेकंड रुको, एक सेकंड गड़बड़ होगी ना, क्या 68 में से 65 निकाला तो 3 आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, तो यहाँ पे नीचे कितना आएगा 2/3। ठीक है, यहाँ पे फीमेल है तो यहाँ पे आएगा 2/3 आएगा। अब देखो टोटल मेल कितनी है 3, दोनों पार्ट्स मिला के कितने हैं मेल और फीमेल 5, तो मेल की रेशो कितनी आ जाएगी 2/5 जो कि कितना होता है 40%। वही मैंने आपको अभी यहाँ पे करके भी बताया। तो आपकी मर्जी है किस हिसाब से करना है। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको कितना टाइम लग रहा है, टाइम तो लग ही रहा है। आपका कैलकुलेशन कितनी आपकी यहाँ पे मुश्किल हो रही है, थोड़ा बहुत तो आपको पता चल रहा है ना यहाँ पे कैलकुलेशन। ये फिर भी थोड़ा सा आसान था तो आपको लगा होगा कि ये इजीली आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी ज़्यादा आपका बेटर जो है वो ये वाला रहता। ठीक है,
बाकी आप हमारे साथ पढ़ना चाहो, ये आपके पास कोर्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे चैनल पे जाते हैं आपको कोर्स दिखेगा, कोर्स में जाते हैं फाइनेंस का है, ये जेकेपीएसआई के प्रीवियस ईयर है, ये एडवांस मैथ जेकेपीएसआई का है, ये मॉक टेस्ट आपके जूनियर असिस्टेंट के चल रहे हैं, 9 इसमें लेक्चर्स हो चुके हैं। यहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल का मिलेगा, रीजनिंग के टॉपिक वाइज जूनियर असिस्टेंट के पीवाईक्यूज मिलेंगे, कंप्यूटर का मिलेगा, जूनियर असिस्टेंट के मैथ्स के टॉपिक वाइज मिलेंगे, जूनियर असिस्टेंट का मैथ्स मिलेगा, जूनियर असिस्टेंट के पीवाईक्यूज मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। कहाँ, एक तो ये सेक्शन है आपके लिए प्लेलिस्ट, दूसरा सेक्शन आपके लिए है कोर्स। अगर आपको नहीं समझ आता है कुछ भी तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, सर मैं इस पेपर की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, कौन सी प्लेलिस्ट देखूँ, क्या देखूँ, कहाँ से देखूँ, तो आप मुझे यहाँ से जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए, आपके लिए कौन सी प्लेलिस्ट है। और सब बच्चों, ये तो सब बच्चों को देखना है, JKSSB का प्रीवियस ईयर MCQ सीरीज़ है ना, ये तो 100% किसी भी पेपर की बच्चा तैयारी कर रहा होगा, ये उसको देखना ही देखना है। बाकी मैंने क्या किया, अभी मैंने जूनियर असिस्टेंट का ही यहाँ पे रखा है, बाकी सारे मैंने मतलब अलग अलग से कर दिए। जैसे जूनियर असिस्टेंट है, सिमिलरली आपका लैब अटेंडेंट का अलग से प्लेलिस्ट होगी, मॉक वाली, मैथ्स वाली लैब अटेंडेंट की अलग से होगी, कांस्टेबल वाली अलग से है, उसके बाद फॉरेस्ट वाली अलग से थी, वाइल्ड लाइफ वाली अलग से थी, ऐसे मैंने सब अलग कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आज का सेशन मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी आपकी मर्जी, और मुझे कमेंट करके बता देना कि कैसा लग रहा है सेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।